बहुत ही गंभीर और बहुत ज्वलंत मसला लेकर आज अड़ी में हाजिर हूं मैं, दिनेश गौतम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। जब हम कहते हैं कि आज के बच्चे उन्हीं के कंधों पर देश के भविष्य का बोझ है, वही देश का भविष्य है, तो क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, उनका हक मारा जा रहा है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीबीएसई का मार्क्स घोटाला, किसने छात्रों का हक मारा? नीट यूजी कैसे पेपर लीक हुए? अभी इस पहेली का कोई ठीक सवाल का जवाब मिला भी नहीं है। और अभी देखिए, ऐसा लगने लगा है कि क्या सिस्टम असंवेदनशील है। यह खबर देखिए, सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसके साथ शुरुआत कर रहा हूं, अभी अभी यह खबर आई है, सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला हो गया। ओएसएम की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है कि ये पूरी गड़बड़ हुई कैसे, इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई। और सीबीएसई के सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया। हमारे संवाददाता इस बारे में आनंद और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बताइए। देखिए, जिस तरह से लगातार छात्रों की शिकायत आ रही थी, ओएसएम को लेकर अभिभावकों की शिकायत आ रही थी कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स तो दिए, अच्छी कॉपी लिखी और अच्छे आंसर दिए, लेकिन जो मार्क्स उनके आए हैं और जो उनको आंसर शीट बाद में दिखाई गई, दोनों मैच नहीं करता था। इसको लेकर पूरे देश भर में छात्रों का और अभिभावकों का गुस्सा सामने आया था। उसके बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला किया, जो सेक्रेटरी उनका तबादला किया, और साथ ही साथ एक सदस्यीय कमेटी जो है वो बना दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। और ये जो कमेटी है वो 1 मेंबर कमेटी है। ये ओएसएम को लेकर जो भी शिकायतें हैं और कैसे ये पूरा टेंडर का प्रोसेस हुआ था, इसकी पूरी जांच करेगी। और 1 महीने के अंदर ये अपनी जो रिपोर्ट है वो कमेटी वो देगी। उस कमेटी को जो है वो एस राधा चौहान, जो कि अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और साथ ही साथ इसको अगर इस कमेटी को जरूरत पड़ती है तो वो जो बाकी जो डिपार्टमेंट है जो इस मामले से जुड़े हुए उनका सहयोग लेगी और उनको सब सहयोग देने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ इस जांच कमेटी को जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसको एक सेक्रेटेरियल सपोर्ट भी उसकी कमेटी को देगा। साथ ही साथ हमको ये बता दें कि 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, और इसको लेके कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से कमेटी बनाई गई है। और जिस तरह से पूरे देश वाले छात्रों का गुस्सा सामने आया था, अभिभावकों का गुस्सा सामने आया था, उनकी शिकायत ये थी कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो सिस्टम है उसको लेकर देश भर में विरोध भी हो रहा था कि छात्रों का ये कहना था कि हमने पेपर्स अच्छे से दिए, हमें आंसर अच्छे से लिखे हैं, लेकिन उनको मार्क्स उसके मुताबिक नहीं मिले हैं। और जब छात्रों ने इसकी शिकायत की तो उनको जो आंसर शीट दिए गए उसमें भी जो उनके सही जो आंसर थे उसमें भी उनको बहुत कम मार्क्स दिए गए थे। इसको लेकर सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। शिक्षा मंत्रालय को लेकर सरकार के ऊपर सवाल उठे थे। अब इसके जाके जो हेड्स है वो रोल हुए हैं, सीबीएसई चेयरमैन का तबादला कर दिया गया, सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया और एक सदस्यीय कमेटी बना दी। आनंद, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है। आपने बताया कि सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है, और कौन और किसका तबादला हुआ है? जी देखिए, जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है उनका भी तबादला किया गया और साथ ही साथ एक सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। ये जो कमेटी है ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और जो भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है उन सभी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप इस एक सदस्यीय कमेटी को पूरी जानकारी दीजिए, जो सहयोग आपको चाहिए वो इनको दीजिए। और जो अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन है एस राधा चौहान, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी जो 1 महीने के अंदर अपनी जांच करेगी, पूरे टेंडर प्रोसेस जो ओएसएम के तहत दिया गया तो उसकी जांच करेगी, क्या उन सभी पैरामीटर्स का पालन किया गया, तो उनको टेंडर देने के पहले इन तमाम बातों की जांच करेंगे, क्या इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व था, क्या इसमें कुछ। मैं आपकी दी हुई जानकारी अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आनंद, आपकी जानकारी एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला हो गया है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हो गया है और एक कमेटी बनाई गई है जो सारे स्टेक होल्डर से पूछताछ करके और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो 1 महीने के अंदर ये पूरे मामले की जांच करेगी, कैसे ओएसएम का टेंडर। बहुत धन्यवाद करता हूं आनंद। हमारे संवाददाता आनंद पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष पर यह खबर अभी ब्रेक हुई और आपने देखी। ये पाया गया है और जाहिर है जब इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, मतलब ये कि निश्चित रूप से उनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही पाई गई है, इसलिए ये तबादले हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इससे काम चल जाएगा?
या ये एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए? इस पूरे मामले को एड्रेस करने के संदर्भ में सरकार की तरफ से ये सकारात्मक माना जाना चाहिए, कैसे माना जाना चाहिए? और 1 महीने के भीतर भीतर ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी, क्या बड़े बड़े लूप होल सामने दिखाई दे रहे हैं, या फिर 1 महीने का ये इन्वेस्टिगेशन ही ये तय कर पाएगा कि जिनको लूप होल समझा जा रहा है वो एक्चुअली लूप होल्स हैं या नहीं? ये समझने की कोशिश होगी आगे। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल कि किसने, अगर ये घोटाला हुआ है तो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, किसने छात्रों का हक मारा है, और जो कुछ किया जा रहा है क्या छात्रों को इंसाफ मिले, ये उससे इंश्योर हो जाएगा क्या? ये सवाल अपनी जगह कायम है। इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आज आपके सामने लेकर आया हूं, जिन पर यहां न सिर्फ विस्तार से बातचीत होगी बल्कि जिनसे यह समझने की कोशिश भी होगी कि क्या हम अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बना पाएंगे या ये लीकेजेस अलग अलग तरीकों से हमेशा एग्जिस्ट करेंगे और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा। आइए अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इसी से जुड़ी हुई अगली खबर, ओएसएम सिस्टम की नाकामी पर संसदीय समिति ने आज फटकार लगाई है। कंसर्न लोगों को संसदीय समिति की तरफ से फटकार लगाई गई और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि अभी अभी ये खबर आई कि सीबीएसई के चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हो गया है। संसदीय समिति ने सीबीएसई अध्यक्ष को फटकार लगाई, सीबीएसई अध्यक्ष को, चेयरमैन को फटकार लगाई। पूछताछ के लिए पेश हुए थे सीबीएसई के चेयरमैन। ओएसएम लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी, यह सबसे बड़ा सवाल था। ओएसएम लागू करने को लेकर ऑन स्क्रीन मार्किंग के संदर्भ में पूछा गया है कि संसदीय समिति ने पूछा है कि आपको इसको लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी कि 5 दिसंबर को आप ठेका देते हैं, 17 तारीख से फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, 74 दिन का टाइम मिला, इसमें ठीक से ट्रायल रन भी नहीं हुआ, आपने कोई पायलट के तौर पर इसको लागू भी नहीं किया और आपने इसको लागू करा दिया वहां जहां 20 लाख के आसपास छात्रों को, 18 लाख 17.68 माफ कीजिए, मतलब लगभग 18 लाख छात्रों को जहां पर अपीयर होना था वहां आपने इसको लागू करा दिया केवल 74 दिनों के भीतर। बहरहाल सिर्फ इतना ही मसला नहीं है, मामले और भी हैं। पहले यहां जरा देख लीजिए, सीबीएसई चेयरमैन से संसदीय समिति ने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत अहम है, आपके सामने यहां रख रहा हूं। सीबीएसई चेयरमैन से जो सवाल पूछे गए और जिसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ, यहां पूछा गया सीबीएसई चेयरमैन से कॉपी जांचने के लिए नई प्रक्रिया लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला था, इसमें हर एक चीज को डबल चेक करने के बाद क्यों लागू नहीं किया गया? क्या पूरी तैयारी के साथ इसे 1 साल बाद लागू नहीं किया जा सकता था? जब आप ये इंश्योर कर लेते कि अब कहीं कोई ग्लिच, कहीं किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है, 1 साल का वक्त लेते, अगर जरूरी होता तो ज्यादा लेते, किसी छोटी क्लास में इसको पहले लागू करके देखते। 12 जो स्कूल के लेवल पर जो पढ़ाई होती है उसके सबसे बड़ी क्लास है, वहां पर लागू किया गया। बच्चों के भविष्य को दांव पर क्यों लगाया गया? संसदीय समिति ने यह सवाल भी सीबीएसई चेयरमैन से पूछा। ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया जिसे सही जानकारी भी नहीं थी? जिस कंपनी को सही जानकारी नहीं थी उसको टेंडर क्यों दे दिया गया? शिक्षकों को पहले से ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? शिक्षकों ने एक हम आपको बता दें कि कहने के लिए एक मॉक ड्रिल कराया गया था, लेकिन वो जो मॉक ड्रिल कराया गया था 26 फरवरी को, उसी में ये कहा जा रहा था शिक्षकों की तरफ से कि ये सर्वर धीमे काम कर रहे हैं, कई जगह हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल पर। तो यही बात संसदीय समिति की तरफ से भी पूछी गई कि शिक्षकों को पहले से ट्रेनिंग क्यों नहीं दी, पर्याप्त ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई है? ये जो काम किया गया है, अभी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ये ट्रांसफर्स किए गए, लेकिन क्या इससे इतिश्री हो जाएगी? उसकी जो सरकार को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संयुक्त सचिव रहे हैं सीबीएसई के कार्य पद्धति को, कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझते हैं। केशव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं, कोचिंग सेंटर परिसंघ से जुड़े हुए हैं। अविनाश जैन एथिकल हैकर हैं और ये बात पहले से कह दी गई थी कि इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इसको हैक किया जा सकता है, किसी भी टीचर की जगह कोई और इसमें जाकर लॉगिन कर सकता है, किसी का भी पेपर चेक किया जा सकता है। और ये बहुत पहले अलर्ट कर दिया गया था। निसर्ग नाम के एक हॉबी के जरिए इस तरीके के काम करने वाले और लोगों को अलर्ट करने वाले एक व्यक्ति ने पहले से ही इसको लोगों को अलर्ट कर दिया था। उसके बावजूद क्या जो लूप होल्स थे उनको प्लग किया गया। गर्वेश शर्मा वेब डिजाइनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये कैसी बात थी कि यहां पर असल में जिस तरीके की रेटिंग किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसको दी जाती है, कहा जाता है कि इसको 5 होना चाहिए,
उसको 3 डाइल्यूट करके लाया गया और उसमें किसी को दे दिया गया ठेका कि जाओ इसको चेक करो। राघव बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि खुद छात्र हैं और इस पूरे मामले में जाहिर है जाके पांव ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। तो यहां जो बात आपको राघव बता सकते हैं वो कोई और नहीं बता सकता। और गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष सबसे पहला चैनल था जिसने इस बात को उठाया था कि ओएसएम को लेकर अभिभावक पहले से चिंतित थे। ओएसएम जब लागू किया जा रहा था और जब लोगों को यह पता चला कि ओएसएम इस बार ऑन स्क्रीन पहले स्कैन्ड कॉपी लोड होंगी और उसके बाद वहां जाके टीचर्स, मतलब टीचर्स जैसे पहले पेन लेकर और चेक करते थे कॉपीज को और वहीं सामने मार्किंग करते थे, फिर उनकी टोटलिंग होती थी, एक विषय में कितने सब नंबर आए ये लिखा जाता था। वैसा नहीं होगा, कॉपी पहले स्कैन होगी, वो अपलोड होगी, टीचर उसमें लॉग इन करेगा पोर्टल में, वहां जाके चेक करेंगे, उस तरीके से उसकी टोटलिंग होगी। ये गौरव अग्रवाल सबसे पहले पहुंचे थे ग्राउंड जीरो के तहत और उन्होंने यह बताया था कि अभिभावक चिंतित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की रीएवैल्यूएशन के संदर्भ में। ओएसएम की जांच एस राधा चौहान करेंगे। ओएसएम के संदर्भ में ये जो कमेटी बनाई गई है, ये एस राधा चौहान इसकी एक सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसकी जांच करने वाले हैं। ओएसएम के संदर्भ में कहां-कहां गड़बड़ियां हैं, कहां-कहां लूप होल्स पाए गए, कौन-कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस राधा चौहान इसकी जांच करने वाले हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग के संदर्भ में ये जो जांच कमेटी बनाई गई है, एस राधा मोहन इसकी जांच करने वाले एक सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करने वाली है और वो सदस्य जो होंगे एस राधा चौहान, एस राधा मोहन नहीं, एस राधा चौहान उसकी जांच करने वाले हैं। शालिनी हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही हैं, बताइए शालिनी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कमेटी की जो अध्यक्ष हैं उसकी अध्यक्षता जो है एस राधा चौहान करेंगे और वही जो बाकी लोगों से मदद जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल वही अध्यक्षता के लिए इनका ही नाम गया है और यही सारे मामलों को देखेंगे ओएसएम में कहां पर गड़बड़ी हुई है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो ओएसएम के लिए तो शालिनी इनके बारे में थोड़ा और इनका बैकग्राउंड बताइए, इनको क्यों चुना गया है, ये एस राधा चौहान क्यों होंगे और इनको क्या क्या फिर देखना है इसके संदर्भ में, इनके अपने एस राधा चौहान के बारे में भी बताइए। ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में जो है चेयरपर्सन रहे हैं, इस वजह से इनको इन सब चीजों में इनको अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कमेटी के टेंडर को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे जिसमें कहा गया था कि टेंडर देने में नियमों का जो है पालन पूरी तरह से नहीं हुआ और इतनी जल्दबाजी में टेंडर कैसे दिएगा ओएसएम को लेकर। तो ये बहुत राधा चौहान जी को इन सब चीजों की फिलहाल जांच करनी है कि आखिर ओएसएम इतनी जल्दी कैसे लागू कर दिया गया, क्या इसके पीछे कोई जांच की गई कि नहीं की गई, किसी को सीएस को टेंडर नहीं मिला क्योंकि, और इसकी वजह हालांकि ये पहले से ही साफ करता रहा है सीबीएसई कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, हमने सारे नियमों का पालन किया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो आ रहे थे सामने वो साफ साफ बता रहे थे कि कहीं जरूर तमाम सवाल खड़े करने वाले पॉइंट्स थे जिसको लेकर जो है वो शिक्षा मंत्रालय भी अब क्योंकि इस मामले को लेकर जांच किया, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ये सारे मामला उठा और पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद जो है ना ये अब जांच समिति जो बनाएगी उसकी अध्यक्षता के लिए बाकायदा उनको अध्यक्ष बनाया गया उस कमेटी की। तो ये तमाम मामलों को लेकर देखेंगे कि आखिर ओएसएम को लागू करने के पीछे जल्दबाजी का क्या वजह थी। ये एक शालिनी आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार ये उनको पढ़कर भी सुना देता हूं। ये जो नोटिस है इसमें लिखा हुआ है Constitution of one member committee to inquire into matters relating to procurement of service for on-screen marking system by Central Board of Secondary Education. और इसी में लिखा हुआ है वन मेंबर कमेटी टू इंक्वायर इनटू मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बाय सीबीएसई इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अंडर, और उसी में यह लिखा हुआ है कि एस राधा चौहान इसकी जांच करेंगी और 1 महीने के अंदर डीओपीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। अब जरा इसको समझते हैं, ये 1 महीने के अंदर इसकी जांच और ये बताया जाना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के संदर्भ में क्या जल्दबाजी हुई है, इससे संबंधित लूप होल्स कहां थे और उन लूप होल्स को क्या नजरअंदाज किया गया और उन लूप होल्स के होने के बावजूद क्या इसको सिस्टम में लागू कर दिया गया और उसी का खामियाजा क्या आज छात्र भुगत रहे हैं, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले रणवीर सिंह जी से समझते हैं। रणवीर सिंह जी, ट्रांसफर हो गया तो क्या यह माना जाए कि यह ट्रांसफर होना अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि चेयरमैन को रिस्पॉन्सिबल पाया गया है गलतियों का जो कि हुई हैं?
देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बात ट्रांसफर नहीं है कि चेयरमैन और सेक्रेटरी सीबीएसई और चेयरमैन सीबीएसई दोनों आईएएस हैं, और वो आए डेपुटेशन पे आए सीबीएसई में, और सीबीएसई में जो इंटरनल सिस्टम है, जो इसको देखते हैं डायरेक्टली, और जो इस बात को देखते हैं, तो उन्होंने इस बात को देखना चाहिए था कि 2014-15 में भी ये ओएसएम पायलट प्रोजेक्ट के तहत लेके आए थे। एट द टाइम आई वाज हेडिंग दैट देहरादून रीजन, और मैं ये मान के चलता हूं कि ये फेल हो गया था, क्योंकि ये संभव नहीं है। बच्चे जो है सप्लीमेंट्री आंसर शीट भी लेते हैं, बच्चे मेन आंसर बुक के साथ साथ जो है 2 या 3 या 4 सप्लीमेंट्री आंसर बुक भी लेते हैं, फिर सेंटर से पैकिंग होके आती है। तो ये इस तरह से जो है आनंद फानंद में जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसने नाम बदल के अपना ये टेंडर ले लिया, तो इसमें बिना सीबीएसई की मिली भगत के तो हो नहीं सकता। और सीबीएसई के जो लोग हेडक्वार्टर में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सीबीएसई में एक रेगुलेशन है कि 3 साल से अधिक समय के लिए कोई एक सीट पर बड़ा अधिकारी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंशियल काम में वो नहीं जुड़ा रहेगा। परंतु यहाँ तो 5-5 साल हो गए, 8-8 साल हो गए। राइट, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, और आपकी बात दोहरा देता हूं मैं। ये देखिए, स्पष्ट कहा जा रहा है उनकी तरफ से, जिन्होंने सीबीएसई की फंक्शनिंग को हायर पोस्ट में रहते हुए देखा है, कि यहां पर न सिर्फ जल्दबाजी हुई है बल्कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और इसके लिए ये सार्थक सिद्धांत की तरफ से यही बात अपने ब्लॉग में लिखी गई है कि ये कोरिएंडम लाकर, संशोधन लाकर, और ब्लैक लिस्टिंग और पेनल्टी वाले क्लॉज को हटाकर एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया ये ठेका, जिसके पहले ही कारनामों के संदर्भ में 2019 से ही जो डिस्प्यूटेड रही है। राघव बजाज हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं। राघव, क्या इससे, क्योंकि आपका तो सीधा सीधा भविष्य आप लोगों का दांव पर है, तो क्या आप इससे अश्योर होते हैं जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो आपको ये आश्वस्त करती है कि हाँ, कम से कम इस मामले में देखा जा रहा है गड़बड़ी कहां हुई है? मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने जब मेरा पेपर देखा, रिजल्ट देखा, तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम आए। फिर मैंने शीट्स और मंगाई अपनी, तो मेरे फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन तो चेकड ही नहीं थे, और 1-2 क्वेश्चन में मेरे को स्टेप्स के मार्क्स ही नहीं दे रखे। तो इतनी गंदी तरीके से चेकिंग करी हुई है। और जैसा आपने भी बोला, तो अब अश्योरिटी तो नहीं मिलती है मेरे को, बट अब अपन सीबीएसई को एक बार और ट्रस्ट करके देख लेते हैं। अगर इस बार भी इन्होंने कुछ नहीं करा, फिर तो फिर फ्यूचर पे ही मेरे दिक्कत होगी। मेरे जैसे काउंसलिंग का भी अभी चल रहा है, जो सा की काउंसलिंग शुरू हो गई आज से, तो मेरे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, जो सा की काउंसलिंग में भी एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ आपके सामने ये सब चिंताएं, दूसरी तरफ अगले कॉलेज में दाखिला, कंपटीशन की तैयारियां, तो इस समय क्या क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं, और इसकी वजह से वो जो दूसरी चिंताएं होती हैं वो और कितनी बड़ी हो गई हैं आपकी? अभी सीबीएसई वाली चीज, जैसे इनने बहुत ज्यादा डिले कर दिया अपना रीवैल्यूएशन वाला प्रोसेस। 26 को करने वाला आज जाके खुला, और आज भी बहुत ज्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं। मैंने आज सुबह खोल के देखा, मेरी वेबसाइट ही नहीं खुल रही, क्रैश हो गई। तो इस चक्कर में मैं सीबीएसई पे ध्यान दूं कि मेरी काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान दूं, उस चक्कर की वजह से मैं किसी पे ढंग से ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं सीबीएसई का करता हूँ, काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके बिना अगर ढंग से भरेगी नहीं तो मेरे को कॉलेज मिलने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फिर। तो उस चक्कर में ध्यान दोनों तरफ ढंग से लग नहीं पा रहा है, कभी इधर आधा होता है, कभी इधर आधा होता है, तो दोनों तरफ ही अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है मेरा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि काउंसलिंग के तो थोड़े दिन है, तो एक बार सीबीएसई का करके देख लेता आज। पर सीबीएसई की काउंसलिंग आज भी क्रैश हो गई, तो आज का भी पूरा दिन गया ना, मैंने आज काउंसलिंग का अपने अच्छे से फोकस कर पाया। तो नहीं, और सिर्फ बात इतनी नहीं है राघव, ये भी हमको पता चल रहा है कि इसको लेकर कई नामी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, उन्होंने इसको रेड फ्लैग भी किया था कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें कई जगहों पे ये वैसा हमको शो नहीं हो रहा है, ये कई जगह पे ब्लर दिखाई दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक सर्कुलर निकाला गया मार्च में, एक कहते हैं कि सर्कुलर निकाला गया 16 तारीख को, और यह कहा गया कि अगर इस तरीके से अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे स्कूलों और उनके शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो एक तरीके से वो लोग जो ये बता रहे थे, पहले से विसिल ब्लो कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, यहां समस्याएं हैं, उनको पहले चुप कराया गया। बल्कि कई जगहों पर कहा जाता है कि वो वीडियोस बनवाए गए जिसमें कहा गया नहीं नहीं, ये जो नई व्यवस्था है ये तो बहुत अच्छी है, बड़ी फुल प्रूफ है। मतलब उसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई। और अब जब ये सब कुछ सामने आ रहा है, तब एक सदस्यीय कमेटी है जो 1 महीने के अंदर इसके बारे में बताएगी। केशव जी से मैं बहुत जल्दी से समझना चाहता हूं, केशव साहब, जो हो रहा है क्या वही है जो मैक्सिमम किया जा सकता है मौजूदा परिस्थितियों में, और वो हो रहा है, कम से कम वो तो हो रहा है?
देखिए, इससे बच्चों को रिलीफ नहीं मिलेगा। बच्चों को आज सॉल्यूशन चाहिए। ये कमेटी बनेगी, जांच होगी, ये तो डिसीजन आते रहेंगे। आज बच्चे को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। उसका भविष्य मझधार में है। कई बच्चों ने बाहर अप्लाई कर रखा है। अब उन बच्चों के लिए वो यूनिवर्सिटी वेट नहीं करेगी। बच्चों को अपने नंबर कई जगह आगे यूज करने हैं। तो आज बच्चे को इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं, ये तो हम आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज बच्चे का स्ट्रेस क्यों बढ़ गया कि साइट नहीं खुल रही, पूरे पूरे दिन वो उसमें उलझा हुआ है। उसको अब क्या चाहिए? एक सोल्यूशन है, आप एक फॉर्मूला निकालिए। जैसे 3 सब्जेक्ट मेजर प्रॉब्लम थी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। ग्रेस मार्क्स का कोई फॉर्मूला बनाइए, क्योंकि रोज ये साइट पे हिट होंगे, ग्रेस होगा। तो बच्चे को एक फॉर्मूला बना के हाल फिलहाल ये सॉल्यूशन दीजिए। दूसरा, इंप्रूवमेंट एग्जाम इस बार 1 से ज्यादा दीजिए, क्योंकि बच्चे का दोष नहीं है, हमारा सिस्टम इस बार फेल हुआ, तो उसको इंप्रूवमेंट के लिए 2 दीजिए। तीसरा, एक डेडलाइन दीजिए, अगर रीवैल्यूएशन होता है कब तक आएगा, महीना कम से कम लगता है, जो पिछले साल की हमारा अभिनव ये एक्सपीरियंस है अभाव। तो अब इस साल तो इतने बच्चे हो गए, अगर ये रिजल्ट नहीं आया, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? और चौथा, कई बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाए, पूरे पूरे दिन वो या तो CUET देते, अब विंडो भी बंद है। पांचवा, आप ट्वीट से सारी जानकारी देते हैं। मेरे श्रेणी 2, 3 में जो बच्चे रहते हैं सब ट्विटर पे नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए भी आप प्रावधान करिए, ताकि हम इस समस्या को पहले बच्चों के लिए सॉल्व करें, उन्हें डिस्ट्रेस करें। केशव जी जो कह रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में प्लीज बनाइए और एक बार उसको फ्लैश करेंगे कि ये 4-5 चिंताएं अब भी हैं, इनको कौन एड्रेस करेगा? गौरव के पास जाऊंगा मैं। गौरव, ये बताएंगे आपको किस तरीके से तभी तमाम पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित थे कि आनंद फानन में क्यों लागू किया जा रहा है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। और उस समय 14 फरवरी को ही उन्होंने एक तरीके से पेरेंट्स से बात करके और इस बात को रेड फ्लैग किया था। उस समय की उनकी बातचीत को रेडी रखिएगा। गौरव के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले CBSE का रीएवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश। CBSE ने कहा शरारती तत्वों ने सेवा बाधित करने की कोशिश की है। 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट्स आए, CBSE ऐसा बता रहा है। 1 लाख से ज्यादा बार फाइलें एक्सेस करने की कोशिश हुई है। ये जो बात कही जा रही है, मैं इसको लेकर गर्वित के पास जाऊंगा। गर्वित, ये जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है CBSE की तरफ से, अरे मैं ये कहता हूं कितना भी फुल प्रूफ आप बनाएं, उस पे अटैक्स होते हैं हमेशा। आप अटैक्स को अंडरलाइन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने सिस्टम को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली देखिए इस तरह की अटैक्स की वजह से वहां भी वल्नरेबिलिटी आ गई? ये क्या बताना चाह रहा है CBSE ऐसा ये बता के कि इतना ज्यादा देखिए अभी भी इसको हिट करने की, अटैक करने की कोशिश की गई? सर, ऑन एनी एप्लीकेशन, कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है, उस पे डेली अगर आप स्कैन करें तो अटैक्स होते हैं। एवरी डे देयर अटैक्स। बिल्कुल। एंड देन देयर आर प्रोसेसेस कि आप फेल टू बैन लगाते हैं कि आपके IP एड्रेसेस ब्लॉक हो जाते हैं। सो एक बार अटैक जो करता है वो ब्लॉक हो जाता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इफ यू हैव फायरवॉल्स इन प्लेस, वैप्स लगा रखे हैं आपने, तो आप अटैक्स को रोक सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी अटैक की वजह से साइट स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी। देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस कि आप अटैक्स को लेवल पे, वैप के लेवल पे रोक लेंगे, एंड इट शुड नॉट इम्पैक्ट। अ सिक्योर वेबसाइट शुड बी लाइक दैट। और जो हम जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि गुड इनिशिएटिव है ऑन अ डिजिटल फ्रंट, बट टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज पीपल बिल्डिंग इट। अगर आप गार्बेज बनाएंगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा। नाउ एंड विद दिस देयर आर लॉट ऑफ टेंजेंट्स अटैच्ड टू इट कि स्कैनिंग की क्वालिटी कैसी है, बच्चों के बीच की शीट्स ही गायब है, स्कैन नहीं हुआ है, देयर इज अ नो फीडबैक लूप। अब आप डिजिटल बना रहे हैं, व्हेन यू आर स्कैनिंग द कॉपीज, देन देयर शुड बी अ डिजिटल लूप फॉर द स्टूडेंट्स। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। मैं आपको इसलिए कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अपने दर्शकों को बतानी है। आपने जो ये सार में चीज कही है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी में दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी कौन उसको बना रहा है और उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, कितनी जल्दी में किया जा रहा है, ये सब तमाम चीजें हैं जिनको देखा जाना था। कचरा, अगर कचरे में इन्वेस्ट किया जाएगा तो कचरा मिलेगा, ये बात गर्वित कह रहे हैं। अब जरा देखिए, यहां पर यह भी कह दिया गया, यहां पर देखिए खबर देखिए, OSM में कॉपी जांच में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय सख्त है। CBSE के OSM कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। और ये जिसको ठेका मिला था जिस कंपनी को कि वो स्कैन करेगी, अपलोड करेगी, इसको डिजिटली एग्जीक्यूट करने में जो टूल बनेगी, कोएम्ट एजुटेक कंपनी के रिकॉर्ड की जांच होगी। प्रशासनिक जवाबदेही तक जांच पहुंच सकती है। ये भी देखा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन था, क्या किसी के सुविधा दिए जाने की तरफ से, किसी की तरफ से मदद किए जाने की तरफ से एजुटेक को, क्या इस कोएम्ट को, इस कंपनी को ये ठेका मिला है क्या? गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि हम इसमें सख्त हैं और हम इसमें देखेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब जरा ये देखिए, OSM के लिए हैदराबाद की कंपनी को मिला था यह टेंडर।
और उसी का नाम है कोएम्प्ट एजुकेशन, कोएम्प्ट एजुटेक असल में उसको बोला जाता है, और उसको यह टेंडर दिया गया था। टीसीएस को पछाड़कर कोएम्प्ट ने यह टेंडर जीता था। टेंडर प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने, जो झारखंड के रहने वाले हैं, सार्थक सिद्धांत जिनका नाम है, उन्होंने ये पूरी बात को अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि कैसे इसमें कहां गड़बड़ियां हुई। उन्होंने कहा है कि पहले तो पेनल्टी और जो ब्लैक लिस्टिंग वाला क्लॉज था उसको हटाया गया एक कोरिएंडम के जरिए, संशोधन के जरिए। उसमें CIIM को लेकर जो एक रेटिंग होती है 5, उसको डाइल्यूट करके 3 कर दिया गया। उसमें यह भी कहा गया कि सर्ट इन की तरफ से, CERT इन की तरफ से जो ऑडिट प्रोडक्शन के संदर्भ में होना चाहिए उनको भी बाईपास कर दिया गया, और स्कैनर्स भी जो थे उनको लेकर जो सख्ती होनी चाहिए थी कि अच्छी क्वालिटी के स्कैनर्स हो, उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। गौरव के पास हम चलें, लेकिन उससे पहले गौरव ने 12 फरवरी को इस बात को TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इसको आगाह किया था और ये बताया था, 14 फरवरी को ही हम आपको ये बताया था कि पेरेंट्स कितने चिंता में हैं। देखिए गौरव ने उस समय अपनी रिपोर्ट में क्या दिखाया था आपको। आपने वो CBSE का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए इस पॉइंट एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में, और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड। के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए तो वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना एक अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद भी परेशान हूँ। बहुत जल्दी में मतलब ये हो रहा है। आप मतलब एटलीस्ट 6 to 5 मतलब मंथ पहले इन्हें एटलीस्ट कम से कम बताना चाहिए था। गौरव, ये तभी कहा जा रहा था, आज भी शायद आप इनसे टच में होंगे, इन तमाम लोगों से। क्या कहते हैं ये? देखिए दिनेश, हम यानी TV9 भारतवर्ष वो चैनल है जिन्होंने ये समस्या आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाया। हमने उससे पहले उठाया था, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स ये कह रहे थे कि भाई ये 12th में क्यों। आपके साथ केशव अग्रवाल जी हैं, उनसे पूछिए। 12th एक करियर मेकिंग एग्जाम होता है। यहाँ से बच्चे IIT में जाते हैं, यहाँ से बच्चे अपने कॉलेज में अलग अलग एडमिशन लेते हैं, अपने करियर को बनाते हैं। CBSE ने पहली बार ये 9th में क्यों नहीं लागू किया, 10th में क्यों नहीं लागू किया, या इसका एक ट्रायल क्यों नहीं किया एक बड़े स्तर पर, जहां वो जान जाते हैं कि इसमें क्या कमियां आ रही हैं। बहुत सारे टीचर्स से हमने कहा कि हमें पता ही नहीं है। CBSE बार बार कह रहा था कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एक सर्कुलर आया था उसी समय जब कहा गया था स्कूल से कि अपने बेस्ट टीचर्स को इसमें लगाइए। हमारे साथ एक बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल इसी शो में जुड़ी थी, उन्होंने कहा था कि बेस्ट टीचर और टेक सेवी टीचर होना, दोनों में अंतर है। आप स्कैनिंग करके उसको कंप्यूटर पर लेके जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा बेस्ट टीचर टेक सेवी हो। 50-55 साल का टीचर है, उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। CBSE ने इतनी फुल प्रूफ तैयारी क्यों नहीं की? और जो पेरेंट्स ने मेरी रिपोर्ट में कहा था एग्जैक्टली वही हुआ है। पेरेंट्स ने कहा था कि कोई डायग्राम अगर लाइट पेन से किसी बच्चे ने लिख दिया, स्कैनिंग में नहीं आया, तो नंबर कैसे मिलेंगे? आप देखिए आज वही हो रहा है, ब्लर कॉपी आ गई है। एक पेरेंट ने कहा था कि और सिर्फ इतना नहीं है, अगर ब्लर हो रहा होता, अगर गौरव सिर्फ ब्लर हो रहा होता मसला, तब भी समझ में आ जाता। ये बताइए, मेरे रोल नंबर पर किसी और के रोल नंबर का कैसे फिट हो गई कॉपी आके? क्योंकि इस तरह के, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है। नहीं बिल्कुल। अगर इसमें मान लीजिए कहीं पर बैठकर कोई भी, इसको वही तो बताया निसर्ग ने कि कहीं पर बैठकर कोई भी लॉगिन कर सकता है बड़ी आसानी से। अगर ऐसा हो रहा था तो इसमें क्या किया गया था इसको बनाने में कि ये फुल प्रूफ रहे, इसमें कहीं इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो? कैसे ये हो सकता है? ये हो सकता है, चलिए, कि आपका स्कैनर ढंग से काम नहीं कर रहा था, किसी लाइट पेन से या पेंसिल से डायग्राम बना दिया गया था। लेकिन मैं इसको लेकर अविनाश के पास जाना चाहता हूं। अविनाश, ये कैसे हो गया कि कोई और रोल नंबर कहीं और पर, किसी और के रोल नंबर पर रिफ्लेक्ट कर रही है कॉपी? हैंड राइटिंग बदली हुई है। अविनाश से सवाल है मेरा, ये अविनाश जैन। सो ये जो वल्नरेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म पे निकली, ये बहुत बड़ा हैक नहीं था। बहुत ही एक छोटी वल्नरेबिलिटी थी जिसको कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता था। आप ये सोचिए कि एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में
आपका डेटा है और वो पेन ड्राइव पब्लिकली कहीं पड़ी हुई है, तो यानी उस पेन ड्राइव को कोई भी कहीं भी कभी भी कैसे भी यूज कर सकता है। उसमें कोई ऑथेंटिकेशन लेयर नहीं लगी है, उसमें कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही हुआ था, जो 20 लाख स्टूडेंट्स का डेटा था वो एक क्लाउड स्टोरेज में सेव था और वो पब्लिकली एक्सेसिबल था, यानी उसमें कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं था। जिसके पास वो लिंक है वो उसमें से सब स्टूडेंट्स का डेटा देख सकता था, चाहे वो किसी भी इस क्लास से हो, किसी भी स्कूल से हो, और डेटा निकाल सकता था। इसके अलावा जो उनके खुद के सीबीएसई के इंटरनल पोर्टल्स थे उसमें जो पासवर्ड रखे गए थे वो बहुत ही वीक थे। एक का पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। आप सोचिए अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और आपका उसमें पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका पेट नेम है, तो कितना ईजी है उसमें लॉग इन करना। मतलब मैं उसको तो हैक भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पासवर्ड और पासवर्ड ऐसे ही रखा गया कि आप इनवाइट इन मामलों में मतलब जनरली हम देखते हैं आजकल जीमेल अगर आप देखिए तो एक तो पहले आपको पासवर्ड और एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन के तहत आपको ओटीपी आता है, इसमें कहीं वो व्यवस्था नहीं थी। और अगर पासवर्ड भी सेट किया जाता है तो उसमें होता है कि सिर्फ मतलब उसमें सिर्फ नंबर्स ना हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, रिपीट ना हो रहा, ये सब देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बन जाए। 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड है कोई? अविनाश क्विकली। एब्सोल्युटली। तो वो कोई पासवर्ड पॉलिसी नहीं थी, कोई फायरवॉल नहीं था। जब ये सिस्टम ऑनबोर्ड हुआ, सीबीएसई से ऑनबोर्ड किया, उसका एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए था। सारे अविनाश इसको ठेका मिल कैसे गया? इसका क्वालिटी चेक क्यों नहीं हुआ? CERT.in इसका काम क्या है, क्या करना चाहिए था इसको, ये भी हम समझेंगे। लेकिन यहां पर देखिए असल में 2 मुद्दे होते हैं, क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिविटी। एक कॉपी जांचने में कितना पैसा लिया जा रहा है या कितनी उसमें लागत आ रही है, और क्वालिटी कुल मिलाकर उस सॉफ्टवेयर की कैसी है जो बनाया गया है। यह था मामला जिस पर किसी को ठेका दिया जाना था। तो टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी पर कोएम्प्ट कैसे भारी पड़ गई, ये एक सवाल है। लेकिन उसकी जो दलीलें हैं, अभी तक जो उपलब्ध दलीलें हैं वो जरा देखिए। कोएम्प्ट कैसे भारी पड़ी टीसीएस पर, कोएम्प्ट एजुटेक कंपनी कैसे भारी पड़ी? पहला फैक्टर कीमत, प्रति कॉपी जांच अनुमानित लागत। अब यहां कोएम्प्ट की देखिए 25 रुपए के हिसाब से ये 384.60। यहां पर टीसीएस का कितना आ रहा था? 53 से 65 रुपए, 951 करोड़ का ये फिगर मैं आपको बता रहा हूं। ये 384 करोड़ के आसपास आ रहा था अगर 25 रुपए के हिसाब से इसकी लागत मानी जाए। तो कुल मिलाकर जो खर्चने पड़ रहे थे पैसे वो 384 करोड़ के आसपास थे, और यहां हो रहा था 951 करोड़। मतलब ये बात तो ठीक थी कि टीसीएस के मामले में पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन क्या क्वालिटी कोएम्प्ट की वैसी थी कि आपने ये समझा कि अच्छा पैसे भी कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए ले लेते हैं? यहां कुल अंतर जो आ रहा था वो 566 करोड़ का आ रहा था। प्रति कॉपी के हिसाब से 25 रुपए आ रहे थे, यहां प्रति कॉपी के हिसाब से 53 से 65 रुपए आ रहे थे। उस हिसाब से कुल अगर लागत देखी जाए तो यहां 384 आ रही थी और वहां 951 आ रही थी। कुल जो अंतर था वो बड़ा अंतर था। लेकिन फिर क्वालिटी, क्या पैसों के लिए छात्रों के भविष्य के मामले में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? अगर मान लीजिए गिनाया भी जाए कि देखिए हमको इसमें इतने विभाग के पैसे बच रहे थे इसलिए हमने ऐसा किया। आप जरा देखिए दूसरा फैक्टर, अनुभव, टेक्निकल स्कोर। इसी में देखा जाता है कि टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, किस तरीके से टेक्निकल फुल प्रूफ हो, यहां पर कोई गलती नहीं है। और इसी में आता है CIIM, वो रेटिंग जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी ने कितने बढ़िया तरीके से उसको बनाया है या कितनी गलतियों की गुंजाइश उसमें रह सकती है। टेक्निकल स्कोर कोएम्प्ट का 91, टीसीएस का 89 पाया गया, और यहां सब्जेक्टिव कॉपी के हिसाब से फुल मार्क्स थे कोएम्प्ट को और टीसीएस को 0 दिए गए। अब यह सवाल है, यहां मूल्यांकन अनुभव देखिए, सीबीएसई ने कोएम्प्ट को ज्यादा अनुभवी मान लिया और उसको यह ठेका दे दिया गया टीसीएस के मुकाबले। और कोएम्प्ट के विषय में आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे 2019 में तेलंगाना में एक परीक्षा के संदर्भ में यह दूसरे नाम से काम कर रही थी, तब वहां पर कंपनी और ऑलरेडी विवाद में रही थी। यहां पर देखिए तीसरा फैक्टर ये क्या है, सीबीएसई ने क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल अपनाया था और इस वजह से ऐसा हुआ था। अब जरा ये मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, ये तमाम चीजें अगर देखी गई थी, ये संशोधन क्यों लाए गए बाद में ठेका देते हुए? इस बात को जिसको सिद्धार्थ फ्लैग कर रहे हैं, क्या वो बातें, क्या वो इतने बड़े बड़े लूप होल्स जब छोड़े जा रहे थे तो ये नहीं सोचा जा रहा था कि कल ये बातें सामने आएंगी? देखिए, इस सिस्टम को लागू ही नहीं होना चाहिए था इतनी जल्दी, और ये जो बातें अब आ रही हैं, ये इतनी बड़ी सीबीएसई एक्सपीरियंस्ड है, उनको एक एक चीज को देखना था। जब 17 लाख छात्र हैं,
अगर छोटा मोटा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब कोयम्ट 3 लाख बच्चों तक की कर रही है और नागपुर में भी उसकी समस्या 1 साल से चल रही है। आप कार चलाने वाले को ट्रक चलाने को दे देंगे तो वो जरूरी नहीं है उसको चला लेगा। और इसी तरह की खामियां, जहां इसका अपना सर्वर नहीं है, जहां इसके पास इतनी कॉपी, 40 करोड़ पेज, आप समझिए 40 करोड़ पेज को स्कैन करने में कितना समय लगता है, कितने स्कैनर लगते हैं, और 2 महीने के अंदर रिजल्ट, ये सारा चीज होना बहुत गंभीर सवाल इंप्लीमेंट से पहले आ रहा था। और सर, जिसके ऊपर पहले ही सवाल उठा हो, ये कोयम्ट एजुटेक कंपनी जो है, ये पहले से सवालों में रही है। यहां पर देखिए कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के बजाय कोयम्ट एजुटेक को टेंडर मिला क्यों, ये जो सवाल है। यहां 2 टेंडर फेल होने के बाद टेंडर के नियम बदलकर कुछ आसान किए गए। ये कहा जा रहा है कि पहले कोई आ ही नहीं रहा था टेंडर लेके, इसलिए हमने कुछ एक चीजें जो है हमने नियमों शर्तों में ढील दी ताकि आए तो सही लोग। अब यहां टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के बजाय क्यों कोयम्ट को दिया गया? 2 टेंडर फेल होने के बाद टेंडर के नियम बदलकर इसको आसान किया गया। क्विकली दिखाइए। 2019 में कोयम्ट एजुटेक का नाम ग्लोबल एरिना टेक्नोलॉजीज था और इसने 2019 में तेलंगाना बोर्ड कॉपी जांच में गड़बड़ी किए थे। ये आरोप इस पर ऑलरेडी लगे हुए थे। तो वो जो है ब्लैकलिस्ट और पेनल्टी वाला क्लॉज, अगर वो अपनी जगह पर होता, कोरिएंडम बाद में नहीं लाया गया होता, तो इसको ठेका मिलता नहीं। ऐसा हुआ क्योंकि ये ध्यान में नहीं रखा गया। रणबीर सर, तो ये इत्तेफाकन कुछ एक गलतियां होती हैं और कुछ होती हैं डेलिबरेट गलतियां। यहां पूरी आपको डेलिबरेट गलतियां दिखाई दे रही हैं, आपको इत्तेफाकन भी हो गई कुछ चीजें लग रही हैं? नहीं, ये तो जानबूझ के, और ये सारा एक मैं मान के चल सकता हूं कि इवैल्यूएशन से आपका सिग्नल फ्रीज हो रहा है और मुझे ये इशारा मिल रहा है कि इसके बियॉन्ड हम चर्चा को आगे अभी नहीं बढ़ा सकते। 1 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। 1 महीने के भीतर उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और सीबीएसई चेयरमैन और साथ में एजुकेशन सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन इससे वो हो जाएगा क्या जो एक तरीके से कॉम्पनसेट कर सके छात्रों के सामने उनकी जो परेशानी इस समय है उस संदर्भ में? क्या ये इसको रिड्रेसल माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है कि इशू इससे एड्रेस हो जाएगा? ये सवाल है अपनी जगह। आज